देहरादून समेत उत्तराखंड के 7 शहरों में लगा एक सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू। 3 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। कैबिनेट में आज लॉकडाउन का पर फैसला ले सकती है उत्तराखंड की रावत सरकार। कुछ मंत्रियों ने दिया लॉकडाउन पर जोर। उत्तराखंड में एसपी रैंक के 10 अधिकारियों समेत 600 पुलिसकर्मी हुए कोरोना पॉजिटिव। डीजीपी अशोक कुमार ने दी जानकारी। और हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने 10 मई को हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा शुरू करने के फैसले को किया कैंसिल। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते लिया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। मैं हूं जुबैर खान। देहरादून, पौड़ी, ऋषिकेश समेत प्रदेश के 7 शहरों में एक हफ्ते का कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू 3 मई तक रोज लगेगा। कुमाऊं, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और बनबसा में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं पौड़ी जिले में पौड़ी गढ़वाल के नगर निगम कोटद्वार और नगर पंचायत जोंक, स्वर्गराज, लक्ष्मण झूला क्षेत्रों में पूर्ण कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से रविवार रात को आदेश जारी किए गए थे। दरअसल प्रदेश के साथ ही दून में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। रोज 1000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि कोरोना से मौत की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के साथ ही जिला प्रशासन ने दून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही कैंट क्षेत्रों में आज 26 अप्रैल से 3 मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की है। इस दौरान सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के साथ सार्वजनिक वाहनों पर भी पाबंदी रहेगी। आप सभी लोगों की सुरक्षा के लिए और कोविड की जो इस समय इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए और इस चेन को ब्रेक करने के लिए ये निर्णय किया गया है कि आज शाम से कोविड का कर्फ्यू लगाया जाएगा और जो सोमवार की सुबह, अगली सोमवार की सुबह 5 बजे तक चलेगा। आप सभी देहरादून वासियों से मेरा अनुरोध है कि इस कर्फ्यू के दौरान जरूरी चीज़ें जो हैं उनकी जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि हमारी राशन की दुकानें हो गई, फल सब्जी की दुकानें हो गई, डेयरी होगी, इसके अलावा अंडे की दुकान हो गई, मीट मछली की दुकान हो गई। इस तरीके की जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रत्येक दिन खुलेंगी। इसलिए आप लोग बाजारों में भीड़ ना लगाएं। इसमें कोई भी कमी नहीं की जाएगी और पर्याप्त सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें और इन सारी चीज़ों के लिए बाजार में अननेसेसरी भीड़ नहीं लगाएं। जिला प्रशासन का इसमें सहयोग करें, जिससे कि जिस कार्य के लिए ये कोविड कर्फ्यू लगाया जा रहा है, हम एक सप्ताह में ही उस कार्य को पूर्ण कर पाएं आप लोगों के सहयोग से। ऐसा मेरा अनुरोध है आप लोगों से। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप हैं, गैस की आपूर्ति है और इसके अलावा दवा की दुकानें हैं वो हमेशा खुली रहेंगी। और जिन लोगों को कोविड के टेस्ट कराने हैं या वैक्सीनेशन कराया जाना है, उन लोगों के लिए भी सोमवार शाम से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत अन्य 8 शहरों में आगामी 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू लग जाएगा, जिसको देखते हुए सोमवार को बाजारों में लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। सामान की खरीदारी के लिए लोग बाजारों में दिखाई दिए। बता दें कि यह पूर्ण कर्फ्यू होगा और 26 अप्रैल की शाम 7 बजे से 3 मई तक सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तराखंड महामारी अधिनियम कोविड-19 और आपदा अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर आदेश जारी किया है। यह कर्फ्यू देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी, हल्द्वानी, रामनगर, लालकुआं, टनकपुर और बनबसा में लागू होगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े सुविधाओं को छूट मिलती रहेगी। पौड़ी जिले में पौड़ी गढ़वाल के नगर निगम कोटद्वार और नगर पंचायत जोंक में भी ये कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सोमवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में सशस्त्र लॉकडाउन पर फैसला हो सकता है। कई मंत्री हालात को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन के पक्ष में हैं।
हालांकि मुख्यमंत्री स्तर से अभी तक साफ ये तस्वीर हो नहीं पाई है। कोविड संक्रमण के खिलाफ जंग में सख्त रुख अपनाने का संकेत रविवार को देहरादून में कोरोना कर्फ्यू और विवाह समारोह में लोगों की संख्या 50 तक सीमित कर सरकार पहले ही दे चुकी है। अभी तक सरकार की कोशिश माइक्रो कंटेनमेंट जोन और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराकर नाइट कर्फ्यू आदि के जरिए संक्रमण का प्रसार रोकने की थी, लेकिन हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में रोज 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए अब कुछ मंत्रियों ने लॉकडाउन पर जोर दिया है। वन और आयुष मंत्री हरक सिंह ने खुलकर इस बात की पैरवी की है। ऐसे में सोमवार को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के स्तर से इस पर फैसला लिया जा सकता है। उत्तराखंड में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में वहां के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 10 एसपी रैंक के अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की। बता दें कि उत्तराखंड में रोजाना 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। नमस्कार साथियों, कोरोना अपने पीक पर है और हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में 5000 के रेंज में पर डे केसेज आ गए हैं। हमारी व्यवस्थाओं में भी कहीं न कहीं परेशानी आने लगी है। आप सभी जानते हैं बेड्स की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, मेडिसिन की शॉर्टेज है। तो एक तो हमें ऐसे टाइम में सावधानी बरतने की जरूरत है। जब तक अति आवश्यक न हो हम कहीं घर से बाहर ना निकलें, अपने को बचा कर रखें, अपने परिवार को बचा करके रखें। साथ ही साथ ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं कि कुछ लोग इतने संकट की इतनी बड़ी घड़ी में भी कालाबाजारी कर रहे हैं, दवाओं को महंगे दामों पे या बेच रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है। या ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। पूरी तरह से मानवीयता और इंसानियत के खिलाफ है। जो इतनी बड़ी आपदा में भी को भी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत गलत है। हमने ऐसे लोगों के विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। यही मैं कह सकता हूं कि अगर हमारे उसमें आएंगे तो इनको बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। तो कृपया करके ऐसा न करें। मैं उनसे अपील भी कर रहा हूं क्योंकि ये आम जन की जिंदगी का सवाल है। और लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि पैनिक न फैलाएं। धीरे धीरे सब चीजें व्यवस्था पे आएंगी, सब चीजें लाएंगी। तो फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपनों उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने 10 मई को हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा को शुरू करने का निर्णय कैंसिल किया है। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जीत ने जानकारी दी है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद ही यात्रा की दूसरी तारीख तय की जाएगी। वहीं गुरु की और श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जीत ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इस हालात में यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं। ऐसे में हम किसी को खतरे में नहीं डालना चाहते। इसी को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल यात्रा को कैंसिल किया गया है। हालांकि यात्रा शुरू कराने को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। ये तैयारियां कोविड को देखते हुए पिछले साल की गई थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में हालात बहुत तेजी के साथ बदले हैं। इन हालात में यात्रा अब शुरू नहीं की जा सकती। जैसे ही नई तिथि जारी की जाएगी, संगत को पूर्व में इसकी सूचना दी जाएगी। उत्तराखंड को 7 नए ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी मिल गई है। स्वास्थ्य के प्रभारी सचिव पंकज पांडे ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। प्रदेश में इस समय 8 ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं और अधिक ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन की व्यवस्था की जा रही है। बीजापुर हाउस में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड टीके के लिए संबंधित कंपनी को तुरंत मांग भेजने के आदेश दिए। नहीं है जो
मेडिकल ऑक्सीजन होती है, हम अभी हमारे पास उतना सफिशिएंट है क्योंकि 3 हमारे पास बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा चौथा BHEL जो हरिद्वार है, उन्होंने अपना एक प्लांट को ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की तरह से स्टार्ट करने के लिए परमिशन मांगी, तो उनको परमिशन दे दी गई है, वो भी अपना चालू कर सकते हैं। और जो 3 है वो सफिशिएंट सप्लाई है क्योंकि उसमें से हम जो ले रहे हैं वो लगभग 20% ले रहे हैं, बाकी यूपी में और दिल्ली और हरियाणा जा रहा है। तो ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है फिलहाल। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेडिकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेट। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार और प्रदेश की सहकारिता में बड़े नाम रहे कोरोना संक्रमित प्रमोद कुमार सिंह का सोमवार सुबह मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। वो कुछ समय पहले बीमार से प्रमोद कुमार सिंह को कुछ दिन पहले मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उनके निधन से कांग्रेस में शोक की लहर है। वर्तमान में प्रमोद कांग्रेस प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष थे। इफ्को के राष्ट्रीय निदेशक, MCUI के निदेशक, राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो निदेशक रह चुके थे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा आदि ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। भेल प्रशासन ने जहां ऑक्सीजन प्लांट संचालित कर कोरोना के मरीजों को बड़ी राहत देने का काम किया है, तो वहीं खुद संक्रमित होने के बावजूद भेल के कार्यपालक निदेशक संजय गुलाटी ऑक्सीजन वितरण की पल पल की जानकारी ले रहे हैं ताकि सभी को ऑक्सीजन आसानी से मिलती रहे। ऑक्सीजन की कमी के चलते कोरोना संक्रमण से दम तोड़ रहे मरीजों के लिए मेडिकल संस्थाओं को ऑक्सीजन सरकारी दरों पर उपलब्ध कराने का काम भेल प्रशासन ने शुरू किया है। ऑक्सीजन सप्लाई शुरू करते ही भेल के कार्यपालक निदेशक संजय गुलाटी कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी। संक्रमित होने के बावजूद भी वो ऑक्सीजन के वितरण पर निरंतर नजर रखते रहे। जल्द से जल्द और सुलभ तरीके से ऑक्सीजन मिलती रहे, इसको लेकर वो मोबाइल से अधिकारियों से, कर्मचारियों से और आपस में समन्वय बनाकर काम करने के आदेश देते रहे। उनका कहना है कि भेल प्रशासन का प्रयास है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई जान न गंवाए। कोरोना संक्रमण से लड़ी जा रही इस जंग को जीतने के लिए उन्होंने सबको मिलकर काम करने का आह्वान किया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से आम जन को बचाने के लिए टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टरों की टीम ने महिलाओं और पुरुषों को कोरोना के टीके लगवाए। विधायक सौरभ बहुगुणा के आदेश पर टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया था। सभासद और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण से होने वाले स्वास्थ्य लाभ की भी लोगों को जानकारी मुहैया करवाई। कैंप रोड के वार्ड नंबर 5 सभासद रवि रस्तोगी ने वार्ड में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कैंप की व्यवस्था करवाई। हमारे यहाँ अब तक 30 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। और सर्वप्रथम तो मैं स्वास्थ्य विभाग की सभी जो टीम है, जो लोग ये कोविड के टीके लगा रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही सराहनीय कार्य है। और कल जो है मुझे माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी का फ़ोन आया था। उनके निर्देश पर मैंने आज जो है स्वास्थ्य विभाग से बात करी और आज मेरे वार्ड नंबर 5 में कैंप लगाया गया। और वार्ड के अलावा भी लोगों ने, आसपास के जो मेरे वार्ड हैं, उन लोगों ने भी कैंप में। फिलहाल वक्त हुआ है एक और ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। हल्द्वानी में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि खुद कोरोना की जांच रिपोर्ट लेने के लिए भारी भीड़ सीएमओ कार्यालय पहुंच रही है। इस दौरान रिपोर्ट लेने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी व्यवस्था बना पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और कई दिनों से रिपोर्ट न मिलने पर लोगों ने आज सीएमओ कार्यालय में जमकर हंगामा काटा, जब भारी भीड़ सीएमओ कार्यालय पर जमा हो गई, जिसके बाद एसपी सिटी भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों को समझा बुझाकर व्यवस्था बनाई। लोगों का कहना है कि भारी भीड़ से बचने के लिए ऑनलाइन कोविड रिपोर्ट दी जानी चाहिए। वहीं एसीएमओ का कहना है कि सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा कोविड सैंपल कराए जाने के आदेश दिए गए हैं। हमारे सरकार की तरफ से भी हम लोगों को आदेश मिले हैं कि जो अधिक से अधिक जो है सैंपलिंग कराई जाए और हमारा जो सैंपलिंग का वो है वो 2000 से 2500 पर डे सैंपल पर डे का है। तो इसमें जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो लैब्स हैं जैसे मेडिकल कॉलेज है और IVRI मुक्तेश्वर है, यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी है 1000 टेस्ट पर डे की है और उसके बाद की जो टेस्ट है वो हम प्राइवेट लैब्स को देते हैं और उसमें भी जो प्राइवेट लैब्स हैं वो टाइम से हमको नहीं दे पा रही हैं। इसके लिए हमने शुरू में एक लैब को जो है ब्लैक लिस्ट भी किया था और इनका ये कहना है कि दिल्ली से हम सैंपल की टेस्टिंग करा के रिपोर्ट यहाँ पे भेजते हैं। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक तक आ जाए और हम लोग उनको प्रोवाइड कर सकें। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह की महामारी होती है तो उसमें हर किसी को टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करा पाना ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें यह है कि जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको हम अपने कंट्रोल रूम से जो है कॉल करते हैं और जो नेगेटिव आते हैं उनसे उनको जो है वो घर में रहने की सलाह देते हैं। तो हम बार बार आप लोगों के माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं पब्लिक। उधर रामनगर में कोरोना के मामलों ने जनता और प्रशासन की नींद उड़ा रखी है, जिसके कारण नैनीताल जिले के कुछ शहरों में 7 दिन का पूर्ण कर्फ्यू लागू होने के आदेश जारी किए गए, जिसमें रामनगर को भी प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा है। उप जिलाधिकारी विजयनाथ शुक्ल द्वारा तहसील प्रांगण में सीओ कोतवाल, व्यापार मंडल, लघु उद्योग, टैक्सी चालक, प्राइवेट वाहन स्वामियों के साथ मिलकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 1 हफ्ते लागू होने वाले लॉकडाउन का पर चर्चा की गई, जिसमें जरूरी चीजों को दोपहर है जिलाधिकारी महोदय द्वारा, जिसमें आज शाम 7 बजे से शुरुआत होगी और आगे 3 मई तक 12 बजे तक बाजारों को खुलने की छूट मिली हुई है और इसके अतिरिक्त 12 बजे के बाद केवल पेट्रोल पंप और दवा की दुकानों को उससे छूट मिली हुई है, उन पर कर्फ्यू लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मालवाहक वाहन, आवश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य इमरजेंसी वाहन, इन सबको उसमें छूट मिली हुई है। हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि कोविड की भयावहता को देखते हुए इसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में रहें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें और पुलिस को भी निर्देश दिए गए। राजधानी देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान कैंपस में 107 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद FRI को अगले आदेशों तक बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से बंद किया गया है। FRI कैंपस में इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित मिलने के बाद इनमें से कुछ लोग अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं, तो वहीं कुछ को होम आइसोलेशन पर रखा गया है। FRI के निदेशक अरुण सिंह रावत ने बताया कि अगले आदेशों तक कैंपस में बाहरी लोगों के प्रवेश को बंद किया गया है। यहाँ अधिक संख्या में रोजाना पर्यटक और मॉर्निंग वॉक के लिए लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति सामान्य होने तक FRI बंद रहेगा। उधर डॉक्टरों की सलाह के बावजूद कुछ मरीज अस्पतालों से छुट्टी लेने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर दोबारा भर्ती करने की जरूरत पड़ी तो बेड ना मिलने की मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल ऐसे मरीजों और उनके तीमारदारों की डॉक्टर काउंसलिंग कर रहे हैं। इस समय जहां देश में कोरोना संक्रमण के चलते ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, तो वहीं इसे लेकर प्रशासन भी लगातार अस्पतालों को स्टॉक मुहैया करवाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस दौरान इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं फैक्ट्रियों में तो नहीं हो रही। इसी कड़ी में जब राजस्व विभाग की टीम सितारगंज के अमरिया पीलीभीत रोड पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की जांच करने पहुंची, तो उन्हें यहां कोई भी स्टॉक रजिस्टर नहीं मिला, जिसे लेकर उन्होंने डीलर से पूछताछ की। हालांकि डीलर का कहना था कि उसने सभी सिलेंडरों को अस्पतालों में भेजा हुआ है और उसके पास यहां कोई भी सिलेंडर मौजूद नहीं है।
हालांकि कोई स्टॉक रजिस्टर न मिलने से विभाग इससे संतुष्ट नहीं दिखा और उन्होंने इसकी जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही। द्वारा जो निर्देश दिए गए थे उन्होंने मुझसे खाली कुछ सिलेंडरों की मांग की थी, तो एफडीएम द्वारा यहाँ टीम भेजी गई थी जानने के लिए कि मेरे पास में खाली सिलेंडर की कितनी उपलब्धता है। तो मैंने सब लोगों को ये सिलेंडर का पूरा ब्यौरा दे दिया है, कितने मेरे पास सिलेंडर उपलब्ध हैं और कितने मैंने हॉस्पिटल्स में दे रखे हैं। तो मेरे पास अभी कोई मौके पर कोई खाली सिलेंडर नहीं है। जितने मेरे सिलेंडर थे वो मैंने प्रयास हॉस्पिटल में, एसएच हॉस्पिटल में और यूनिटी हॉस्पिटल में कोविड सेंटर पर उपलब्ध करा रखे हैं। ये कोविड सेंटर में मेरे द्वारा सप्लाई दी जा रही है। बाकी इंडस्ट्रियल यूज मेरे पास इस टाइम कोई नहीं है। लेकिन इन लोग हर हॉस्पिटल में लेकर गया हूँ, सारा स्टॉक मैंने इनसे मिला रखा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो मौके पर मेरे सिलेंडर हैं वो अदर गैसेस के हैं जो कि डीए नाइट्रोजन है, जिनका ऑक्सीजन में कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। इनके पास सिलेंडर थे, मेडिकल ऑक्सीजन के सिलेंडर थे जो नए, जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास नए सिलेंडर थे 130, जिसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन नहीं भरी थी अभी तक। उनको इन्होंने जो है मेडिकल ऑक्सीजन में भर के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कोविड हॉस्पिटल, उनको देना शुरू कर दिया है और इन्होंने लाइसेंस की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उन्होंने फाइल दे दी है, वो जल्दी इनका लाइसेंस भी बन के आ जाएगा और इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि ये ऐसी महामारी में जो है कोविड के दौरान जो है गवर्नमेंट का और सभी विभाग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश। देश इस समय कोरोना महामारी का दंश झेल रहा है, जिसे लेकर पूजा पाठ का दौर भी जारी है। लोग देवी देवताओं से इस महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिण काली मंदिर में इस महामारी की रोकथाम को लेकर पूजन किया गया, जिसमें श्री श्री कैलाशानंद की ओर से मां काली से प्रार्थना की गई कि वो इस देश और संसार से कोरोना महामारी का खात्मा करे और देश को एक बार फिर से खुशहाल बना दे। बता दें कि यह पूजन कैलाशानंद की ओर से रात 2:30 बजे आरंभ किया गया था। जितने भी वरिष्ठ और विशिष्ट लोग हैं वो सभी अत्यंत दुखी हैं। तो हे मेरी माँ काली, है मेरी माई, हम सबों को कोरोना से मुक्त करो। हमारा भारत पुनः सुदृढ़ हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, ऐसी मैंने अपनी माँ काली से प्रार्थना की। और अभी हम तुरंत पूजन करके आए, लगभग 2-2:30 बज रहा होगा रात को। तो हम सब अभी पूजन करके माँ भगवती का भी आए और माँ भगवती काली से हमने विश्व की कल्याण के लिए, भारत के कल्याण के लिए, भारत की रक्षा के लिए, भारत की एक अभय प्रदान के लिए मैंने माँ काली से पूछा। हरिद्वार महाकुंभ में चैत्र पूर्णिमा पर इस बार आम श्रद्धालु 9:30 बजे तक हर की पेड़ी पर स्नान कर सकेंगे। इसके बाद पूरा हर की पेड़ी क्षेत्र संतों के शाही स्नान के लिए रिजर्व होगा। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के संत शाही स्नान करेंगे। इस दौरान हाईवे को भी खुला रखा जाएगा। हालांकि जब जुलूस हाईवे पर पहुंचेगा तो कुछ देर के लिए यातायात को रोका जाएगा। जुलूस में संतों की संख्या भी इस बार कम होगी और वाहनों का भी प्रयोग कम किया जाएगा। बैरागी और सन्यासी अखाड़ों के संतों ने मेला पुलिस प्रशासन को आश्वासन दिया है कि सीमित संख्या में संत स्नान करेंगे और कोविड की तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान को लेकर आईजी कुंभ संजय गुंजियाल और मेलाधिकारी दीपक रावत की सन्यासी अखाड़ों के पदाधिकारियों से बातचीत हुई। सन्यासी अखाड़ों के पदाधिकारियों ने कोरोना की नई लहर के बढ़ते हुए प्रकोप को ध्यान में रखते हुए चैत्र पूर्णिमा के शाही स्नान को प्रतीकात्मक रूप से शारीरिक दूरी के साथ छोटा करने की अपील की। आपदा प्रभावित सोमनाथ 2 इलाके में सोमवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू के दौरान सुबह घटनास्थल से एक और शव बरामद किया गया, जिसके बाद मृतकों की संख्या 13 हो गई है। इससे पहले रविवार को 2 शव बरामद किए गए थे। रविवार को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर की ओर से सोमनाथ से 11 शव रेस्क्यू किए गए थे। अभी भी प्रभावित क्षेत्र में 6 मजदूर लापता चल रहे हैं। इन मजदूरों की सेना के जवानों की ओर से ढूंढ खोज हो रही है। सुरक्षित बचे 384 मजदूरों को सेना कैंप में शरण दी गई है। वहीं सीमा सड़क संगठन की ओर से जोशीमठ मलारी हाईवे पर मलारी से आगे बिछी बर्फ को हटाने का काम भी शुरू हो गया है। शुक्रवार को देर रात शाम सोमनाथ 2 इलाके में भारी हिमस्खलन से बीआरओ के 2 कैंप तहस नहस हो गए थे। हादसे में 13 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 7 मजदूर घायल हैं। सेना के जवानों की ओर से रात को ही रेस्क्यू कर 384 मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया गया। शनिवार को सेना की ओर से 2 हेलीकॉप्टर प्रभावित क्षेत्र में लगाए गए और घायलों को हेलीकॉप्टर से लाकर सेना अस्पताल जोशीमठ में भर्ती करवाया गया। चमोली के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान लगातार जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
और तत्पश्चात जो भी हमारी SDRF मानकों के अनुरूप जो धनराशि होती है वो भी उनको दे दी जाएगी। और साथ में 7 घायल थे, जिनमें से 6 को कल यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और 1 को रेफ़र किया गया था देहरादून। आज 1 और घायल व्यक्ति को रेफ़र किया गया है आगे, और अभी स्थिति नॉर्मल है और रेस्क्यू का काम लगातार चल। महामारी के दौर में सरकार अस्थायी अस्पताल बना रही है, लेकिन पिछले 7 सालों में लालकुआं के हल्दू चौड़ के निर्माणाधीन 30 बेड का अस्पताल अभी भी तैयार नहीं हो सका है। विधायक नवीन दुमका ने फरवरी 2021 में अस्पताल का उद्घाटन करने का दावा किया था, लेकिन अस्पताल अब तक शुरू न होने के कारण लोगों को इलाज के लिए अन्य शहरों में भटकना पड़ रहा है। तो फिलहाल आपने उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।